तो हेलो मेरे प्यारे बच्चे और मेरे साथियों, इस बार मैं आ गया हूँ कक्षा 11 की केमिस्ट्री लेकर। जैसा कि आप देखते हैं, ठीक है, कक्षा 11 की केमिस्ट्री है और ये सबसे पहला चैप्टर है और हम ये पहला सीरीज अपना शुरू करने वाले हैं। अगर आपको अच्छा लगे जरूर हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा। हाँ, देखने के बाद लाइक कीजिएगा, अभी मत लाइक कीजिएगा, ठीक है ना, ताकि आपको अच्छा लगे तभी तो करेंगे लाइक, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर हमारा नाम है रासायनिक की कुछ मूल अवधारणाएं, माने सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री पढ़ने के लिए सबसे बेसिक चीज़ आपको चाहिए। सबसे पहले यहीं से शुरुआत होती है केमिस्ट्री। अगर यहाँ से आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, माने आधार है पूरी केमिस्ट्री का। तो सबसे पहला देखिएगा यहाँ पर, इधर से बताता हूँ मैं। तो आपको इस चैप्टर में पूरा पढ़ना क्या क्या है वो मैंने यहाँ के सामने लिख दिया, ठीक है। सबके बारे में मैं हल्का फुल्का थोड़ा सा एक्सप्लेन करता चला जाता हूँ। उसके बाद इन सब के बारे में हम लोग डीपली थोड़ा सा पढ़ेंगे। सबसे पहले हल्का फुल्का ज्ञान ले लेते हैं ना। देखिए, जिस पर मैंने यहाँ पर टिक किया है, जहाँ जहाँ मैंने स्टार लगाया है वो आपको पढ़ना है। बाकी ये सब चीज़ें बकवास है, फालतू है, वो सब चीज़ें आप पढ़ चुके हो। और जो है एक पदार्थ की प्रकृति होता है, वहाँ पर मैंने लिखा है, तो वो जानते ही हो, ठोस द्रव गैस होता है। तो लिखा है सामान्य परिचय, रसायन का महत्व तथा औकात वाली बात आ गई। तो रसायन का औकात बोले तो रसायन का हमारे लाइफ में क्या क्या यूज होते हैं, ठीक है। जानते हैं कितना ज़्यादा यूज हो रहा है आजकल के ज़माने में। केमिकल कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, ठीक है। मेकअप से लेके और जो है हमारे खाने पीने से हर चीज़ में जो है केमिकल का प्रयोग किया जा रहा है। देखिए, केमिकल खराब नहीं होती है, अच्छी चीज़ें होती है, बस हटते उसको जो है खराब नाम दे दिया गया, खराब केमिकल ये काम नहीं करेगा। चलिए छोड़ते हैं, हमसे क्या मतलब है, ठीक है। तो सामान्य परिचय रसायन का महत्व था औकात, माने रसायन का महत्व क्या है हमारे लाइफ में, सब आप बुक में पढ़ लेंगे एनसीईआरटी का, ठीक है। हाँ, रसायन संयोग का नियम, माने रसायन के संयोग का नियम, कोई भी अभिक्रिया हो रही है तो कैसे हो रही है, किस नियम पर हो रही है, ये इस बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है भाई, पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन ने हम जानते हैं, जैसे कि डाल्टन ने एक सिद्धांत दिया था और परमाणु के बारे में दिया था। परमाणु कैसा होता है, परमाणु जो है कहाँ पाया जाता है, किस प्रकार का होता है, इस चीज़ के बारे में, किस माने परमाणु का आकार कैसा होता है, ठीक है। तो इस सब के बारे में सबसे पहले डाल्टन साहब ने समझाया था और ये चीज़ आपको पढ़ना है तो पढ़ना है, ठीक है ना। तत्व के बारे में पढ़ना है, हल्का फुल्का। तत्व होता क्या है, ठीक है। तो तत्व आप जानते हैं हम लोग क्या होता है। तत्व माने जो परमाणुओं से मिलकर बना होता है, ठीक है, तो हमारा तत्व होता है। तो परमाणु था अणु, परमाणु क्या होता है, अणु क्या होता है, इनके बारे में पढ़ना है कि परमाणु क्या होता है और अणु में क्या अंतर होता है। परमाणु था आणविक भार, माने परमाणु भार और आणविक भार के बारे में आपको पढ़ना है, बहुत अच्छी बात है। मोल संकल्पना मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मोल कॉन्सेप्ट। अगर मोल कॉन्सेप्ट हमने जान लिया तो आप जान लीजिए जेईई मेंस तक के सवाल आ जाएंगे। वहाँ से केमिस्ट्री पूछता है मोल कॉन्सेप्ट का सवाल, मोल संकल्पना का सवाल। मोलर द्रव्यमान क्या होता है। प्रतिशत संघटन, प्रतिशत संघटन माने कि किसी भी यौगिक में कोई तत्व कितना परसेंट विद्यमान है। क्या कहा मैंने, किसी भी यौगिक में कोई कंपाउंड कितना प्रतिशत है, वही प्रतिशत संघटन होता है, ठीक है। उसी के बारे में आपको पढ़ना है। तो मैं इसको पढ़ाऊंगा बाद में, ठीक है। और क्या पढ़ना है, मूलानुपाती और आणविक सूत्र। मूलानुपाती आणविक सूत्र पढ़ना है आपको, ये बाद में पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। और रासायनिक अभिक्रिया कैसे हो रही है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया कक्षा 10 में पढ़ चुके हो। स्टोइकियोमेट्री और इस पर सवाल, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए, जिस पर मैं इंपॉर्टेंट टिक करता चला जा रहा हूँ ना, वो जान लो इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है ना। फालतू नहीं टिक करता मैं, ठीक है। डाल्टन वाला भी इंपॉर्टेंट ही है, रासायनिक अभिक्रिया भी इंपॉर्टेंट ही है। अब तो आप पूछेंगे सर जी आप तो पूरा टिक करते चले जा रहे हैं। अरे पूरा क्या टिक करेंगे भाई, जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में टिक करेंगे ना। बाकी चीज़ें आप तो पढ़े ही होंगे, हल्का फुल्का पढ़े होगे, जान नॉलेज होगा, लेकिन ये सब चीज़ें मैं टिक कर रहा हूँ, सब नई चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है रासायनिक संयोग के नियम, ठीक। चलिए शुरू करते हैं रासायनिक संयोग के नियम, सबसे पहला वाला। तो चलिए भैया हम लोग देख लेते हैं कि रासायनिक संयोग के नियम होता क्या है, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं रासायनिक संयोग का नियम, रासायनिक संयोग माने रसायन का जुड़ना एक तरह से, ठीक है। जो हमारे केमिकल है वो जुड़ते हैं, माने किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया होने के लिए जिन नियम का पालन करती है, कोई भी अभिक्रिया होने के लिए जिन नियमों का पालन होता है या वो रासायनिक जिन नियमों का पालन करती हैं, उसे ही हम लोग कहते हैं रासायनिक संयोग का नियम, ठीक है।
फिर से देखिएगा मैंने क्या कहा, किसी भी अभिक्रिया को होने के लिए जिन नियमों का पालन होता है, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक संयोग का नियम। तो कुल मिला के रासायनिक का जो है 5 है, आपको 5 पढ़ने हैं। क्या कहा मैंने, कुल रासायनिक अभिक्रिया का जो रासायनिक संयोग का जो नियम होता है वो 5 होता है। 5 नियमों के बारे में आपको पढ़ना है और मैं 5 नियमों के बारे में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। नियम पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ ये बता दूं कि इसका मतलब थोड़ा सा एग्जाम्पल समझ लें, एग्जाम्पल समझा लेता हूँ, एग्जाम्पल इसका है क्या, ठीक है। तो रासायनिक संयोग के नियम बोले तो जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक कार्बन है, ठीक है, ये वाला हमारा ऑक्सीजन है। इसको जब अभिक्रिया कराते हैं तो भैया बनता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बना है, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए कार्बन मुझसे, और मैं इसको डीपली में जाऊँ पहले, और इसको ले सकते हैं, ये कोयला है, ठीक है, क्या ये कोयला। कोयला को जब आप जलाते हो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जब जलाते हो तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कोयला को जब जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड ही बनता है। तो ये अभिक्रिया होने के लिए जो नियम हमारे हैं ना, उसी को हम लोग कहते हैं रासायनिक संयोग के नियम। केवल यही अभिक्रिया नहीं, जितने भी अभिक्रियाएं हैं वो जिस नियम का पालन करती हैं उसे हम लोग कहते हैं रासायनिक संयोग के नियम। क्या बोलते हैं, रासायनिक संयोग के नियम। चलिए मैं यहाँ पे 5 नियम लिख देता हूँ और 5 के बारे में हमें बारी बारी से पढ़ना है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है 5 कुल नियम है, 5 के बारे में आपको पढ़ना है। 5 का मैं नाम बता देता हूँ, क्या क्या नाम है। पहला नाम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम माने वही जो है, द्रव्यमान ना तो खत्म होता है और ना तो जो है उसको उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। तो इस बारे में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, पहले नहीं पढ़ाएंगे। तो स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम, उसके बाद है गुणित अनुपात का नियम, उसके बाद है व्युत्क्रम अनुपात का नियम, उसके बाद है गैर विषय का नियम, ठीक है। तो इन सब 5 नियम के बारे में आपको एकदम अच्छे से पढ़ना है। इसीलिए मैं पहला नियम यहाँ पे लिख दिया हूँ, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम यहाँ पे है हमारा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, ठीक है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता क्या है, ठीक है। द्रव्यमान संरक्षण नियम ये कहता है, क्या कहता है कि किसी अभिक्रिया में जो अभिकारक होते हैं उनका कुल द्रव्यमान और जो उत्पाद हमारा बनता है उसके कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। सिंपल सी बात है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ये है हमारा हाइड्रोजन, सॉरी ये है हमारा जिंक और ये है हमारा H2SO4, ठीक है। ये जब अभिक्रिया करेगा तो बनाएगा जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है बनता है। हाँ यही तो बना है, देखो ये कौन सी अभिक्रिया है, कौन सी अभिक्रिया है, अच्छा 10 याद करो। तो ये कौन सी अभिक्रिया है, ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, देखो जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे जो जिंक का जो मानते हैं जो मात्रा है वो है हमारा 100 ग्राम, कितना है 100 ग्राम, और H2SO4 की मात्रा हम लोग मान लेते हैं ये हमारा 500 ग्राम, ठीक है। इधर 100 ग्राम इधर 500 ग्राम, और अभिक्रिया बना, ध्यान दीजिएगा, अभिक्रिया जब बनेगा तो इसका जो कुल द्रव्यमान है ना वो 500 और 100 ग्राम के कुल बराबर ही होगा, 600 ग्राम ही होगा, ठीक है। कुल मिला के इधर 600 ग्राम है, 600 ग्राम तो ये है, ये क्या लिखना होगा तो उत्तर, ठीक है। यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ जो अभिक्रिया हो रही है ना, शुरुआत में जो हमारा जो अभिकारक था उसका कुल द्रव्यमान 600 था, मिला जुला के 600 था, और यहाँ पे जो हमारा उत्पाद बनेगा ना इसको मिलाकर ये 600 ग्राम ही रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि द्रव्यमान जो है कांस्टेंट रहता है, द्रव्यमान जो है वो संरक्षित रहता है। संरक्षित होने का मतलब अभिकारक में जितना था उत्पाद में भी उतना ही बनेगा, ठीक है, कहीं गायब नहीं होगा, ठीक है। तो इसी को कहते हैं हम लोग द्रव्यमान संरक्षण का नियम, माने द्रव्यमान न तो नष्ट होता है और न ही बनाया जा सकता है, केवल इसको एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हो, ठीक है। तो इस प्रयोग को एक जो है हमारे साइंटिस्ट थे लैंडहोल्ड ने इसका प्रयोग किया था। तो उस प्रयोग को मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। लैंडहोल्ड का प्रयोग हम लोग देखते हैं। लैंडहोल्ड के प्रयोग में है क्या, लैंडहोल्ड ने क्या किया था, 2 इस तरह से बीकर लिया था और पहले बीकर में उन्होंने जो है सोडियम क्लोराइड को भरा और दूसरे बीकर में जो है सिल्वर नाइट्रेट को भरा, ठीक है। उसके बाद दोनों को इस तरह से शेक कर दिया, ठीक, शेक कर दिया तो दोनों आपस में मिल गए, ठीक है। तो अभिक्रिया हो गई। देखो अभिक्रिया होने के पहले जो यहाँ पे वेट था, ठीक है, वो था 21 ग्राम, कितना था, दोनों मिला के कितना था 21 ग्राम था, ठीक है। और जब अभिक्रिया हो गया, ठीक है, जब अभिक्रिया हो गया तब उन्होंने चेक किया कि वेट कितना है, यानी भार कितना है। तो जब उन्होंने चेक किया भार कितना है तब उनका वेट जो 21 ग्राम निकला, ठीक है। इसका मतलब देखो क्या हुआ, सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे इसका अभिक्रिया हुआ क्या था, ठीक है। अभिक्रिया यहाँ पे क्या हुआ होगा, जैसे यहाँ पे ये है हमारा NaCl, ठीक है, और यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट, जब ये दोनों मिक्स हुए होंगे
तो हमारा बना था NaNO3 प्लस AgCl, सॉरी AgCl, ठीक है। ये अभिक्रिया हुआ होगा, ठीक है। अब सोच रहे हो सर जी को कैसे मालूम है अभिक्रिया कैसे होगा? अरे बुक तो देख लोगे थे, बुक देखो तो मालूम चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अभिक्रिया क्या हुआ था, सोडियम क्लोराइड है और सिल्वर नाइट्रेट जब अभिक्रिया हुआ तो ये बना। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो हमारा भार था वो मान लेते हैं हम W1, ठीक है, और यहाँ पे जो भार था वो था W2। तो इन्होंने देखा हमारा ये नहीं है हल्का फुल्का लग रहा है। तो यहाँ पे जो भार था और ये पहले बार जो अभिकारक वाला भार था और जो उत्पाद वाला भार बना है, दोनों का जो भार है वो समान आया, ठीक है। यानी यहाँ पर W1 बराबर W2, ठीक है। तो इससे मालूम चला कि द्रव्यमान चेंज नहीं होता है, चाहे अभिक्रिया पहले हो चाहे अभिक्रिया के बाद में। हाँ, उसका अवस्था भले बदल सकता है, कोई भी पदार्थ का ठोस से द्रव हो सकता है, फिर द्रव से गैस हो सकता है, या ना बदले कोई बात नहीं, लेकिन द्रव्यमान बिल्कुल नहीं बदलेगा। ध्यान दीजिएगा आप लोग ना, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो यही है हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम, फिर से समझा दें एक बार, ठीक है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है, ठीक है, द्रव्यमान अभिक्रिया के पहले हो चाहे अभिक्रिया के बाद में, वो कभी चेंज नहीं होता, ठीक है। तो इस बार क्लियर हो गया आपके सामने। अब हम चलते हैं दूसरे नियम में, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग स्थिर अनुपात का नियम, जो हमारा दूसरा नियम है, ठीक है। इसको लॉ दिया था जोसेफ प्राउस्ट ने। किसने दिया था? सर जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। और कब दिया था? 1799 में दिया था, ठीक है। इस नियम को इस साइंटिस्ट ने दिया था, ठीक है। अच्छा, तो ये नियम होता क्या है? स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम क्या होता है? देखिए, स्थिर, मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ जैसे लिखा गया है, यहाँ पे आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है कि किसी भी तत्व में जो यौगिक हमारा, यानी किसी भी यौगिक में जो हमारा तत्व उपस्थित होता है उसका अनुपात क्या होता है? वो निश्चित होता है, चाहे वो किसी भी स्रोत से प्राप्त किया गया हो। फिर सुनिएगा, किसी यौगिक में जो तत्व उपस्थित होता है उसका जो अनुपात होता है ना, वो एक निश्चित होता है, वो निश्चित होता है। और चाहे वो किसी भी स्रोत से प्राप्त किया जाए, चाहे वो जहां से भी प्राप्त हो, लेकिन उसका जो अनुपात रहेगा वो निश्चित ही रहेगा, ठीक है। जैसा कि एग्जांपल हम लोग जैसा कि हम लोग एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे जल का, ठीक है। हमें यहाँ पे जल दिखाई दे रहा है, जल क्या होता है? जल देखो, जल हर माने कई तरह से प्राप्त होता है, ठीक। जल हमें देखो नदी से भी प्राप्त होता है, जल हमें सागर से भी प्राप्त होता है, जल हमें जो है भूमिगत जल प्राप्त होता है। भूमिगत जल माने जो जमीन के अंदर से वो नलों में पानी पीते हैं, ठीक है। गरीब आदमी हम बेचारे नल तो पियेंगे, ठीक है। आरओ का पानी कहाँ से पाएंगे? तो भूमिगत जल है, सागर का जल, नदी का जल है, चाहे वो नाले का ही जल क्यों ना हो। छी नाले का जल बन गया है ना। तो जल आप देख रहे हैं, जल हमें कई तरह से प्राप्त होता है, नदी से भी प्राप्त होता है, सागर से भी प्राप्त होता है, भूमिगत से प्राप्त होता है, ठीक। और जो हमारे झरना होते हैं, झरना से भी प्राप्त हो सकता है जल हमें। तो देख रहे हो, जहां से भी जल प्राप्त होगा, सब में जो जल का फॉर्मूला होगा वो H2O ही होने वाला है, ठीक है। H2O ही होने वाला है। और तो और इसमें जो अनुपात होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होगा वो होगा 2:16, मतलब बोले तो 1:8 ही होगा, ठीक है। ये जो अनुपात लिखा है यहाँ पे 1:8, ये कभी चेंज नहीं होता है, चाहे कोई भी जल हो, इसका अनुपात चेंज नहीं होता है। इसलिए मैंने कहा ना कि कोई भी यौगिक हो, चाहे वो जहाँ से प्राप्त होता हो, उसमें जो तत्वों का अनुपात होता है वो निश्चित होता है, और इसे ही स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं, ठीक है। मुझे आशा है कि आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने एक बार फिर से कह रहा हूँ कि किसी यौगिक में जो तत्व उपस्थित होता है उस तत्व का जो अनुपात होता है वो निश्चित होता है, चाहे वो जहाँ से भी प्राप्त हो, चाहे वो यौगिक चाहे जहाँ से प्राप्त हो, ठीक है। जैसे ये H2O यौगिक है, H2O जल, तो चाहे जहाँ से भी प्राप्त हो रहा है, लेकिन उसका जो अनुपात है वो तो देखिए रहा, सब में 1:8 ही होगा, ठीक है। जितना भी आपको दिखाई दे रहा है जहाँ से भी प्राप्त हो रहा है जल, सब में उसका जो अनुपात है वो 1:8 है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा। चलते हैं हम लोग अगले नियम पर अपने। जैसे कि हम लोग तीसरा नियम पढ़ते हैं अपना, गुणित अनुपात का नियम। इस नियम को दिया था सर जॉन डाल्टन ने, ठीक है, जिसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं, जिन्होंने परमाणु के बारे में बताया था, ठीक है। तो इस नियम में क्या है, गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात के नियम में होता क्या है, देखो इन्होंने अपना एक नियम दिया था, जॉन डाल्टन ने क्या दिया था कि जब दो तत्व, ध्यान दीजिएगा, जब दो तत्व आपस में संयोग करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं, जब दो तत्व संयोग करके आपस में 2 या 2
से अधिक यौगिक बनाते हैं तो उन तत्वों का जिनका द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है उनका जो अनुपात होता है एक सरल अनुपात होता है। क्या कहा मैंने, एग्जाम्पल समझेंगे, ठीक है। जैसे मैंने कहा यहाँ पे कार्बन है और ये ऑक्सीजन है। जब ये अभिक्रिया किए तो क्या बनाए, कार्बन डाइऑक्साइड बनाए और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाए। दोनों बना सकते हैं भाई, उनकी मर्जी, जो बनाए। हम क्या बनाते हैं वो देखते हैं ना। तो यहाँ देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात देखते हैं कितना है तो बताते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात, देखो अनुपात में क्या करते हैं ना, हम लोग परमाणु भर लेते हैं, ठीक है। कार्बन का परमाणु भर कितना होता है 12, ऑक्सीजन का 16। ये अगर इसका सरल अनुपात लिखेंगे, सॉरी इसका जो सरल अनुपात लिखेंगे तो हो जाएगा 3 चौका 12 और 4 चौका 16, 3:4। अब इसमें हम लोग देखते हैं ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना है, ठीक है। तो इसमें कार्बन का जो है हम जानते हैं 12 होता है, सॉरी यहाँ पे 16 नहीं, यहाँ पे 32 हो जाएगा। 32 क्यों होगा, क्योंकि एक ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 होता है और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। 16 दूना 32 हो गया। तो अनुपात कितना हो जाएगा 3 चौका 12 और 8 चौका 32, 3:8। और इस कार्बन मोनोऑक्साइड में देखते हैं कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना है। कार्बन का है 12 और ऑक्सीजन का होता है 16, मतलब कुल मिला के 3:4 आएगा। तो अभी इस नियम को लोग देखते हैं। नियम में क्या कहता है कि जिनका द्रव्यमान भिन्न भिन्न है, देखो इस कार्बन और इस कार्बन में जो अनुपात है 3:3 का है, लेकिन यहाँ पे जो ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है ना वो अलग है, यहाँ 8 है, यहाँ पे 4 है। तो इनका हम लोग अनुपात देखते हैं, ठीक है। इनका हम लोग अनुपात देखते हैं। ये पहला, ये ऑक्सीजन यहाँ ले लिया मैंने और ये वाला ऑक्सीजन यहाँ ले लिया, ये वाला यहाँ ले लिया और ये वाला ऑक्सीजन यहाँ ले लिया। ये वाला ऑक्सीजन का अनुपात 8 है, ये वाला ऑक्सीजन का अनुपात 4 है, ठीक है, कितना है 4। तो ये हो जाएगा 2:1, कितना हो जाएगा 2:1, या फिर इसको जो है 1:2 भी लिख सकते हो आप, ठीक है, आगे पीछे करके लिख सकते हो। तो यहाँ पे देख रहे हो जो अनुपात आया है वो तरह का सरल अनुपात है। क्या है, सरल अनुपात है। गुणित अनुपात का नियम यही तो कहता है, जब दो तत्व आपस में संयोग करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं तो जो माने जिनका द्रव्यमान भिन्न भिन्न रहता है। ऑक्सीजन का द्रव्यमान भी भिन्न भिन्न है, कार्बन का तो सेम है, कार्बन यहाँ 3 था तो यहाँ भी 3 था, कार्बन 3 अनुपात में था, 3 अनुपात यहाँ भी है, यहाँ भी है। लेकिन ऑक्सीजन जो है ना यहाँ पे कितना है 32 है, सॉरी यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 4 है। तो 8 और 4 का अगर हम अनुपात लेते हैं तो एक सरल अनुपात है। क्या आता है, सरल अनुपात। सरल अनुपात का मतलब होता है अनुपात 1:2 में आ जाए, या फिर 2:3 में आ जाए, ठीक है, या 1:2:3 में आ जाए, या 1:3 में आ जाए। तो ये सब सरल अनुपात है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ ये 3:8 आ जाता या 8:17 आ जाता, इस तरह से आता तो सरल अनुपात नहीं होता, ठीक है। तो यही इनके नियम में कहा गया है और कुछ स्पेशल है नहीं, ठीक है। तो चलिए आज का चैप्टर हम लोग यही शुरू खत्म करते हैं। और भी बहुत सारे नियम हैं, उनको मैं अपने अगले वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। अगर आज पढ़ाएंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। चलते हैं, धन्यवाद। और हाँ, और अगर हमारी वीडियो का अगर आपको अच्छा लगा तो उसको जरूर से लाइक कीजिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा जो कि उनके लिए काम आ सके, ठीक है। चलते हैं, धन्यवाद।